दूसरे दिन उठा तो सूरज निकल आया था। मैंने कपड़े बदले, नाश्ता किया और टैक्सी मंगवाकर सिनेमा हाउस रवाना हो गए। वहां से अपनी गाड़ी ली और दफ्तर की तरफ चल दिया। ऑफिस का माहौल वैसे ही था जैसा एक रोज पहले था। टंडन की मौत के बाद अब मिस्टर तिवारी इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज था और इसकी जगह वो हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त मीटिंग लेता था। वो मीटिंग का दिन था। मीटिंग में विश्राम भी शामिल था। मैंने महसूस किया था कि कुछ अरसा से मीटिंग में टॉप सीक्रेट किस्म के मसाइल पर बात नहीं होती थी। ये इस वजह से था कि ये लोग मेरे सामने ऐसे मसाइल पर बहस नहीं करना चाहते थे, सिर्फ दफ्तरी उमूर पर या ज़्यादा से पंजाब में सिखों का खालिस्तान के मुतालबे के बारे में थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। लेकिन इन लोगों का रवैया मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल था और किसी तरह भी ये जाहिर नहीं होता था कि इन्हें मेरे खुफिया और भारत दुश्मन सरगर्मियों पर शक है। लंच के बाद मैं दफ्तर में बैठा एक फाइल पर नोट लिख रहा था कि मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज शाम में अपने बंगले पर जाने के बजाय किसी गुमनाम सी जगह पर जाकर छुप जाऊं और वहीं से आधी रात को कनीज की बारादरी पर पहुंच जाऊं। ख्याल अच्छा था। इस तरह से मैं बंगले पर जाकर वहां से निकलने के झंझट से छुटकारा हासिल कर सकता था। इस बात का भी इम्कान था कि मेरे पीछे लगा हुआ पुरस्कार आदमी दफ्तर से निकलते ही मेरा ताकुब शुरू कर दे, लेकिन मैं इसे यूं जल दे सकता था कि दफ्तर से सरकारी गाड़ी में निकलूं। फाइल पर काम करते करते सारा मंसूबा मेरे जहन में वाज़ेह हो गया। अभी दफ्तर बंद होने में पौन घंटा बाकी था। मुझे चौकीदार को फ़ोन पर बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आज रात भी देर से आऊँगा। इस दौरान सुजाता का फ़ोन भी नहीं आया था, वरना मुझे इसे फ़ोन पर बताना पड़ता है कि मैं आज शाम दफ्तर से लेट आऊँगा। एक मुसीबत सुजाता के ब्याह की भी मेरे सर पर लटक रही थी। इस मुसीबत से भी निजात हासिल करने के बारे में सोचता था। सुजाता के फ़ोन के डर से मैं पहले ही दफ्तर से निकलकर पार्किंग गैराज में आ गया। मैंने झूठ मूठ गाड़ी को 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की। चौकीदार कोने में एक तरफ खड़ा मुझे दिख रहा था। मैंने इंजन का बोनट उठाया और इसकी ओट में होकर इंजन में से एक ऐसा पुर्जा निकाल कर जेब में डाल लिया जिसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी में बैठकर मैंने महज दिखाने के लिए 2-3 बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। फिर बाहर निकलकर गाड़ी की खिड़की दरवाज़ा लॉक किया और चाबियाँ घुमाता हुआ चौकीदार के पास आ गया। ऐसा करो प्रसाद को कहो दफ्तर की गाड़ी लेकर आए। चौकीदार फौरन इस तरफ चला गया जहाँ सरकारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। थोड़ी देर बाद प्रसाद सरकारी वैगन लेकर आ गया। मैं वैगन में बैठ गया। इंजन में कुछ खराबी हो गई है तो मैं ऐसा करो मुझे दरियाए गंज मेरी बहन के घर छोड़ाओ। इससे मेरी बहन कृष्णा कुमारी के घर का पता था। जब दरियाए गंज का गुंजान इलाका शुरू होता तो मैं कृष्णा कुमारी के मकान वाली गली के नुक्कड़ पर उतर गया और ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी वापस ले ले। कृष्णा कुमारी का मकान चंद कदमों के फासले पर था। वो मुझे देखकर निहाल हो गई। इसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन पति देव अभी काम से वापस नहीं आए थे। मैंने कृष्णा कुमारी को बताया कि आज मुझे अपनी प्यारी बहन की बहुत याद आई थी, इसलिए रात का खाना भी इसी के यहाँ खाऊंगा। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और रात के भोजन के इंतजामात में लग गई। इसका सराफ खामंद हरी प्रसाद भी आ गया। मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। इस पर मेरे अफसर होने का बड़ा रौब था। मुझे गले लगाते हुए बोला, चिंटी के घर आज नारायण कैसे आ गए? मैंने इसके कदम छूकर प्रणाम किया और बताया कि आज आप लोगों की बहुत याद आई। माता जी भी याद आई। सोचा बहन जी के पास चलूं, भोजन भी वहीं करूं। हरी प्रसाद इसी वक्त बाजार से भोजन के लिए कुछ मिठाई लेने चला गया। रात के खाने पर कृष्णा कुमारी ने अपने हाथ से कचौरियां बनाई थी। खाने के बाद बहन कृष्णा कुमारी ने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे जाकर माथा टेका। सामग्री से थोड़ा सा संदल उंगली के साथ लगाकर मेरे माथे पर लगाए। फिर मैं और हरी प्रसाद ताश खेलने लग गए। वो रात वहीं रह जाने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन यह गलती मैं कैसे कर सकता था। 11 बजे इनके मकान से निकलकर रक्षे के लिए मुझे खासी दूर तक चलना पड़ा था, लेकिन फिर एक खाली रक्षा मिल ही गया। मैंने इसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। यहाँ से मैंने दूसरा रक्षा लिया और इसे भी तमारपुर वाली बस्ती के करीब पहुँचकर छोड़ दिया। रास्ता मुझे मालूम था। मैंने वहीं से एक शॉर्टकट इख्तियार किया और तिमारपुरी की तरफ जाने के बजाय सड़क छोड़कर इस कच्चे रास्ते पर आ गया जो दरिया के बंद की तरफ जाता था। 12 बजने वाले थे। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा था। आबादी की रोशनियां दूर दूर थी। मैं दरिया के बंद की ओट में चल रहा था। अभी मंजिल दूर थी। तिमारपुर की आबादी काफ़ी पीछे रह गई तो मैं इस मुकाम पर आ गया जहां से मुझे दाएं जाने वाली दलदली रास्ते पर मुड़ना था। मैं बड़ी एहतियात से चलता रहा। 15 मिनट दलदल के दरमियानी रास्ते पर चलने के बाद मुझे अंधेरे में कुछ फासले पर कनीज की बारादरी का ह्योला दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मैं तय खाने में मौजूद था। वैशाली ने मोमबत्ती रोशन कर रखी थी। इसका चेहरा सख्त बोर लग रहा था, मगर मुझे देखते ही वो खिल उठी। हम तख्त पर बैठकर अपने मोहसिन की बेपनाह मोहब्बत की बातें करने लगे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है पोशाली कि हमें यहाँ एक ऐसा मर्द मुजाहिद का ताउन हासिल हो गया है जो भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और इसे ये इल्म है कि माइक्रो फिल्म किस जगह पर रखी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद इसके आगे हमारी मदद न कर सके। माइक्रो फिल्म जहाँ भी होगी वहाँ से हमें खुद ही सुनानी होगी। एक बार पता चल जाए तो हम माइक्रो फिल्म लाने के लिए अपनी जान भी लड़ा देंगे पोशाली। ये हमारे वतन अजीज़ की सलामती और बका का मसला है। हम बातें कर रहे थे कि हमें बाहर सुरंग में कदमों की चाप सुनाई दी। पोशाली चाकू निकाल कर तहखाने के महराबी दरवाजे की ओर में खड़ी हो गई। मैं उछल कर दूसरी जानिब हो गया, मगर ये हमारा अपना साथी भारतीय कैप्टन था।
इसने स्याह रंग की पतलून पर इसी रंग की जैकेट पहन रखी थी और सर पर ऊनी टोपी थी। इसने मुझसे पूछा कि मुझे यहाँ तक आते हुए किसी ने देखा तो नहीं या कोई मेरे पीछे तो नहीं लगा हुआ था। मैंने इसे वो सारा मंसूबा बताया जिस पर अमल करते हुए मैं वहाँ पहुँचा था। फिर इसने पुशाली से पूछा कि खलील इसे खाने पीने की चीज़ें दे गया था। पुशाली ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि खलील इसे बहुत कुछ दे गया था। अब मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनो। कैप्टन ने राज़ाराना अंदाज में हम दोनों को मुखातिब किया। जो राज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसका इल्म मिलिट्री इंटेलिजेंस के चंद अफसरान के सिवा और किसी को नहीं है। इन अफसरों में एक मैं भी हूँ। चांकिया प्लान की माइक्रो फिल्म हुकूमत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के तामुन से एक ऐसी जगह पर रखी है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। जब मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम भी हैरत का इजहार करोगे। दिल्ली की लैला ग्राउंड के पीछे एक नया मिलिट्री अस्पताल बना है। ये एक मंजिला अस्पताल है और ज़्यादातर यहाँ ऊंचे रैंक के इंडियन फौजी ही दाखिल किए जाते हैं। अस्पताल की चार दीवारी बहुत ऊंची है और इस पर खारदार तार लगी है। इस अस्पताल का एक ही गेट है जिस पर 24 घंटे 2 फौजी स्टेन करने लिए पहरे पर खड़े होते हैं। असल में ये फौजी अस्पताल इस मकसद को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ अहम सरकारी और फौजी दस्तावेज़ात को छुपाया जा सके। वैसे भी ये बात किसी गैर मुल्की एजेंट के दिमाग में मुश्किल से आ सकती है कि अहम तरीन खुफिया दस्तावेज़ात इस अस्पताल के मुर्दा खाने के वॉलेट में मुकफ़ल होंगी। मुर्दा खाने का सुनकर मैं और पुशाली भी चौंक पड़े। कैप्टन एक सेकंड के वक्फे के बाद कहने लगा, यहाँ चांकिया प्लान की माइक्रो फिल्म चंद दूसरी अहम फौजी दस्तावेज़ात के साथ इसी फौजी अस्पताल के मुर्दा खाने के नीचे खुफिया वॉलेट में रखी हुई है। मुर्दा खाना दिन रात मुकफ़ल रहता है, सिर्फ इसी वक्त खुलता है जब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश लाई जाती है। लाश का मुर्दा खाने के तहखाने में पोस्टमार्टम किया जाता है। इसी तहखाने में सामने वाली दीवार के साथ एक अलमारी है जिसमें इंसानी अज़ा मर्तबानों में रखे हुए हैं। इस अलमारी के पीछे दीवार में लोहे की सेफ गड़ी है। सिर्फ सेफ का आहिनी पट ही दीवार के बाहर नजर आता है, बाकी सेफ दीवार के अंदर है। इस सेफ पर कंप्यूटर ताला लगा है जिसकी कॉम्बिनेशन का सिर्फ रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को ही इल्म है। ये कॉम्बिनेशन मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद तुम रिवॉल्वर की गोली सही से खोल सकते हो। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस आहिनी सेफ में बाज़ मजबूरियों की वजह से बरकी रूह नहीं दौड़ रही। हम अस्पताल के अंदर किस वक्त आसानी से दाखिल हो सकते हैं मैंने दरियाफ्त किया। तुम किसी भी वक्त आसानी से या मुश्किल से दाखिल नहीं हो सकते। इसकी वजह एक तो ये है कि इसके गेट पर हर वक्त 2 फौजी स्टेन करने लिए पहरे पर मौजूद होते हैं। दूसरी बात यह है कि अस्पताल के गेट पर 2 क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरे नस्ब हैं जो हर लम्हे गेट के अंदर बाहर और खारदार तार वाली दीवार की तस्वीरें मॉनिटर रूम में भेजते रहते हैं जो अस्पताल के गेट के अंदर बिल्कुल साथ बना हुआ है। पुशाली कहने लगी, लेकिन हमें हर हालत में सबसे पहले फौजी अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर दाखिल होना होगा। मैंने कहा, अस्पताल का मुर्दा खाना की जानिब है। कैप्टन ने अपने सर को इस बात के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कहा, मैं यही सब कुछ बताने तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें भी इसलिए दोबारा यहाँ आने के लिए कहा था। मैं आज एक ब्रिगेडियर मिस्टर पॉर साथी की अयादत के बहाने अस्पताल में गया और अस्पताल के बाहर और अंदर वाले मेन हॉल को बड़े गौर से देखा। मुझे ये मालूम है कि कौन सा गटर किस मेन हॉल से शुरू होकर किस मेन हॉल के नीचे से गुजरता है। अस्पताल के मेन गेट से कुछ दूर अस्पताल की दीवार के आगे से जो सड़क गुजरती है वहाँ छोटे से फुटपाथ के साथ ही गटर का मेन हॉल है। इस गटर का गंदा पानी अस्पताल के अंदर से आकर मेन सीवरेज डिपॉजिट की तरफ निकल जाता है। इसे बाज़ मुसलहतों के पेश नज़र चौड़ा बनाया गया है और दोनों जानिब छोटे फुटपाथ बनाए गए हैं। छत ऊंची है, गटर की दीवार पर बिजली के मोटे मोटे तार और स्विच भी लगे हैं। कैप्टन की स्कीम के मुताबिक हमें एक वैगन पर रेड क्रॉस का सुर्ख निशान बनाकर इसे किसी प्राइवेट क्लिनिक की एम्बुलेंस की शक्ल देनी थी। इस वैगन में सवार होकर हमें आधी रात के बाद वहां आकर वैगन को सड़क पर एन गटर के मेन हॉल के ऊपर लाकर खड़ा करना था। फिर गाड़ी के नीचे लगे साइलेंसर की मुरम्मत के बहाने हमें वैगन के नीचे घुसकर बारी बारी मेन हॉल का ढक्कन उठाकर नीचे गटर में उतर जाना था। इस मर्द मुजाहिद ने बताया कि यह गटर अस्पताल की दीवार के नीचे से गुजरता हुआ हमें कम से कम 150 कदमों के फासले पर पहले मेन हॉल की बनी हुई सीढ़ी तक पहुंचा देगा। इस पहले मेन हॉल से जब हम बाहर निकलेंगे तो अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर मुर्दा खाने वाले कमरे के ऐन अकब में होंगे। जब ये मर्द मुजाहिद हमें अपनी स्कीम की तमाम जुज़ियात और तफसीलात से आगाह कर चुका तो बोले, मुझे अफसोस है कि इस मिशन पर मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता। ये मिशन तुम्हें खुद ही मुकम्मल करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा असलहा ज़रूर दूंगा जो इस ऑपरेशन में तुम्हारे काम आ सकता है। जहाँ तक वैगन का ताल्लुक है, इसका बंदोबस्त खलील करेगा। ये एक पुरानी वैगन होगी और तुम्हें खलील की तमारपुर वाले गैराज के बाहर खड़ी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम कल या परसों आधी रात के बाद अपने मिशन पर अमल शुरू कर दो। कल रात के वक्त गैराज के बाहर वैगन तुम्हें तैयार मिलेगी। अल्लाह के हुक्म से जब तुम माइक्रो फिल्म निकाल लाने में कामयाब हो जाओगे तो तुम इसे पुशाली के पास रहने दोगे। वो इसी तहखाने में वापस आ जाएगी और तुम अपने मोती नगर वाले बंगले में चले जाओगे। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब पूछने वाली कोई बात नहीं रही, क्यों पुशाली? इसने भी नफ़ी में सर हिलाया।
कैप्टन ने सवाल किया, क्या तुम दोनों इस मिशन पर जाओगे? खुशहाली बोली, हम दोनों का साथ जाना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे का कवर और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। कैप्टन सर को ज़रा सा हिलाकर बोला, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि तुम किसी आसान मिशन पर नहीं जा रहे। जब तुम गटर में से अस्पताल के अहाते में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें इंतहाई मोहतात रहना होगा, क्योंकि मुर्दा खाने के इर्द गिर्द हम वक्त इंडियन फ़ौजी मौजूद होते हैं। वो तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन तुम इन्हें नज़र आ सकते हो। और ये भी याद रखना है कि इनमें से हर फौजी को हुक्म दिया गया है कि वो रात के वक्त अगर किसी इंसान को मुर्दा खाने की तरफ बढ़ते देखे तो इसी वक्त इसे गोली मार दे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से फौजी अस्पताल के सारे अमले को बाकायदा हिदायत की गई है कि वो किसी हालत में भी रात के वक्त मुर्दा खाने की तरफ न जाए। मैंने कहा, हम कल रात इस मुहिम पर निकल खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। एम्बुलेंस वैगन तुम्हें कल रात खलील के गैराज के बाहर खड़ी मिलेगी। खलील के हाथ में चमड़े का एक थैला भिजवा दूंगा जिसमें तुम दोनों के लिए ज़रूरी असलहा होगा। अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। ये कहकर वो मर्द मुजाहिद उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब फिर एक रात मेरे सामने थी जब मुझे अपने बंगले से इस तरह निकलना था कि मेरे पीछे लगे हुए एजेंट को मेरी खबर ना हो। इसे मैंने अभी तक नहीं देखा था। मुमकिन था कि मेरे इंटेलिजेंस बॉस मिस्टर तिवाड़ी ने किसी भी आदमी को मेरे बंगले की निगरानी के लिए न लगाया हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा हो, क्योंकि इससे पहले मैं अपने पीछे लगे हुए 2 आदमियों को हलाक कर चुका था। यही वजह थी कि मैं अपने बंगले से निकलते वक्त बड़ा मोहतात रहता था। इस रात भी मैं निहायत खामोशी से बेडरूम में जाकर सो गया। दूसरे दिन अभी उठा ही था कि सुजाता का फ़ोन आ गया। वो परेशान होकर कहने लगी, तुम रात कहाँ थे? मैंने कई बार फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। मैंने इसे बताया कि रात कृष्णा बहन के यहाँ था। सुजाता ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा कि वो आज शाम मेरे साथ चाय पिएगी। मैं इसे कैसे इनकार कर सकता था। सर तस्लीम खम करते हुए कहा कि मैं दफ्तर से सीधा इसकी तरफ जाऊँगा। दफ्तर में गैर हाजिर दिमागी के साथ काम करता रहा। दफ्तर टैक्सी में था। बॉस ने पूछा कि कल तुम गाड़ी गैराज में ही छोड़ गए थे, क्या बात थी? मैंने इसे बताया कि इसमें कुछ खराबी पैदा हो गई थी, आज वर्कशॉप पहुंचा दूंगा। 4 बजे दफ्तर से छुट्टी करके टैक्सी पकड़ी और सुजाता के यहाँ पहुंच गया। वो तैयार थी। इसका मूड किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने का था। कोठी से बाहर निकले तो हैरानी से बोली, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है किशन? ख़राब हो गई, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। हम टैक्सी में बैठकर नई दिल्ली के 12 खंबे वाले रेस्टोरेंट में आ गए। मेरा ज़हन इस वक्त सिर्फ एक ही मसले पर गौर कर रहा था कि आज रात मैं अपने बंगले से किस तरीके से निकलूँ। बातें सुजाता से कर रहा था और जहन नई नई तरकीबें सोचने में मसरूफ़ था। एक बार जब मैंने सुजाता के किसी सवाल का उलट जवाब दिया तो वो तज्जुब से कहने लगी, किशन डियर, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, सुजाता, मैं सोच रहा था कि जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी तो कितनी सुंदर लग रही होगी। वो शर्मा गई बेचारी। और 1 घंटे तक हम रेस्टोरेंट में बैठे राजो नियाज की बातें करते रहे। इस दौरान मुझे रेस्टोरेंट में कोई ऐसा मशकूक आदमी दिखाई न दिया जिसके बारे में मुझे गुमान होता कि ये CID का आदमी है। सुजाता का इरादा फिल्म देखने का था। बड़ी मुश्किल से इसे सर दर्द का बहाना बनाकर टाला। मैं सुजाता को अपने साथ टैक्सी में लिए इसकी कोठी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं सुजाता के घर से ही रात के वक्त कनीज़ की बारादरी की तरफ निकल जाऊँ। इस तरह से मैं अपने बंगले से निकलने के झंझट से बच जाऊँगा। मैंने फ़ौरन अपने लिबास का जायज़ा लिया जो मुझे बेहद मौजू लगा था। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सुजाता डार्लिंग, आज मन चाहता है कि रात का खाना तुम्हारे साथ खाऊं, क्या ख्याल है? वो बहुत खुश हुई। वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहती थी। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर पिलाऊंगी। मैं सुजाता की कोठी पर पहुंच गया। रात का खाना मैंने सुजाता के ख़ानदान वालों के साथ खाया। इसके बाद इधर उधर की गप्पे हाँकते रहे। घड़ी ने रात के 10:15 बजाए तो मैंने एक नकली जमाई ली और जैकेट का जिप बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। अब आ गया दे माता जी, मैंने सुजाता की माता से मुखातिब होकर कहा। वो मुझे छोड़ने कोठी के गेट तक आई थी। मैं इसका शुक्रिया अदा करके अकेला कोठियों की तरफ से निकलकर सड़क पर आ गया। अब मुझ पर एक बार फिर अपने ताक़ुब में लगे हुए आदमी का भूत सवार हो गया था। बड़ी सड़क पर 1-2 मंजिला नाइट स्टोर थे जो रात के 10 बजे खुलता था। मुझे मालूम था कि इसका अकबी दरवाज़ा भी है। मैं पतलून की जेबों में हाथ दिए स्टोर में दाखिल हो गया। अंदर काफ़ी गहमा गहमी थी। मैंने फ़ौरन ही लोगों में गुम हो जाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि अगर कोई मेरे पीछे लगा हुआ है तो इसकी नज़रों से ओझल हो जाऊँ। मैं बहुत जल्द स्टोर के अकबी दरवाजे से बाहर निकल गया। सामने 2-3 रिक्शा टैक्सियाँ खड़ी नजर आई। मैंने फ़ौरन एक खाली टैक्सी में बैठ कर इसे स्टेशन चलने को कहा। पिछली सीट पर इस तरह धंस गया कि बाहर से मेरा सर बमुश्किल नज़र आता था। टैक्सी स्टेशन की तरफ भागने लगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी छोड़ी और दूसरे स्टैंड से लखनऊ रोड के लिए रिक्शा ले लिया। लखनऊ रोड शुरू होते ही मैं रिक्शे से उतर पड़ा और सर निहुड़ाए दरियाए जमुना के बंद की ओट में वाक़या कच्ची सड़क पर चलने लगा। इसी तरह मैं बंद वाले दलदली इलाके में पहुंच गया। दलदलों के बीच वाली पगडंडी पर से गुजरता मैं कनीज़ की बारादरी वाले चबूतरे के पीछे झाड़ियों में उतर गया।
इन झाड़ियों को इधर उधर हटाता चबूतरे की शुगाफ में दाखिल हो गया। सुरंग में जाते ही कदरे बुलंद आवाज़ में कोड नंबर बोला। दूसरी तरफ से पुशाली निकल कर मेरे सामने आ गई। अंधेरे में इसने मुझे बाजू से थाम लिया और गहरा सांस लेते हुए बोली, तुम लेट हो गए। तहखाने में मोमबत्ती रोशन थी, तुम तैयार हो? इसने चमकीली आंखों से मुझे देखा और बोली, क्यों नहीं। मैंने कैप्टन के बारे में पूछा, क्या कैप्टन चमड़े का थैला दे गया है? पुशाली ने तख्त के नीचे से चमड़े का काला थैला निकाल कर मेरे सामने रख दिया। इसमें वो सब कुछ था जिसकी हमें ज़रूरत थी। फिर पुशाली ने थैले में से सारी चीज़ें निकाल कर तख्त पर रख दी। मैं इन चीज़ों को गौर से देखने लगा। इनमें 2 साइलेंसर लगे पिस्तौल, 6 दस्ती बम और 1 फुट लंबी लोहे की 2 सलाखें थी जो आगे से ज़रा ज़रा मुड़ी हुई थी। ये आहिनी हुक्के मेन हॉल का ढक्कन उठाने और मुर्दा खाने का ताला तोड़ने के लिए थी। हैंड ग्रेनेड हंगामी हालात में इस्तेमाल करने के लिए थे। साइलेंसर लगे पिस्तौल से मुर्दा खाने के बाहर सेफ का कंप्यूटराइज्ड ताला तोड़ना था और मुर्दा खाने के बाहर किसी इंडियन सिपाही से मुठभेड़ की सूरत में इसे अगली दुनिया में पहुंचाना था। पुशाली के लिए एक स्याह रंग पतलून, स्याह जैकेट और स्याह कैनूस शूज़ भी थे। पुशाली ने फ़ौरन लिबास पहन लिया। मैं पहले ही नीली जैकेट पतलून में था। सिरों पर बांधने के लिए इस थैले में 2 स्याह रुमाल भी थे। हमने वो रुमाल अपने सिरों पर बांध लिए। एक पिस्तौल पुशाली ने और एक मैंने अपनी जेब में रख लिया। 3 दस्ती बम पुशाली ने और 3 मैंने जैकेट की जेबों में डाल लिए। फुट गज लंबी आहिनी सलाखें हमने अपने सामने रख ली। अब हम एक अपना अटैक शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। खलील भाई पुशाली को जो खाना दे गया था, इसके साथ काफ़ी से भरा हुआ एक थर्मास भी था। हम अपने मिशन की तफसीलात पर गुफ्तगू करने लगे। 12 बजने में अभी कुछ वक्त था। हम ठीक 12 बजे वहाँ से निकलना चाहते थे। जब घड़ी नहीं रात के 12 बजे आए, पुशाली को चलने का इशारा किया। वो फ़ौरन खड़ी हुई। हम शुगाफ से निकलकर झाड़ियों में से गुजर कर कनीज़ की बारादरी के एक खंडर के पास आ गए। हमारा रुख तालाब के करीब खलील के पुराने गैराज की तरफ था। गैराज के करीब आते ही अंधेरे में एक तरफ एक वैगन खड़ी नजर आई। इसकी दोनों जानिब रेड क्रॉस का सुरख निशान बना हुआ था। हम अकबी सिमत से अंदर दाखिल हुए थे। फ़ौरन ही खलील अंधेरे से निकलकर हमारे सामने आ गया। इसने भी काले रंग का गर्म कोट पहन रखा था और सर पर इसी रंग की ऊनी टोपी थी। इसने कलमा शरीफ पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारी और दरवाज़ा खोलकर वैगन की अगली सीट पर बैठ गया। मैं और पुशाली वैगन के पीछे इसकी लकड़ी के फर्श पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद ही वैगन दिल्ली की सर्दी में ठठरती सुनसान सड़कों पर भागती फौजी अस्पताल की तरफ चली जा रही थी, जो वहाँ से 10-12 किलोमीटर के फासले पर था। वैगन ने कई मोड़ काटे, कई चौराहे अबूर किए, हत्ता कि एक सड़क पर पहुंचकर वैगन की रफ्तार धीमी पड़ गई। खलील ने पीछे देखते हुए कहा, अस्पताल आ रहा है। हमने बाहर देखा। हम राम लीला ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे। सामने मिलिट्री अस्पताल की 2 मंजिला इमारत में कहीं कहीं मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। हमारी दूसरी जानिब आलीशान बंगलों की कतार पीछे जा रही थी। इन बंगलों में सिर्फ गेट और पोर्च की बत्तियां जल रही थी। सड़क सुनसान थी। वैगन रामलीला ग्राउंड का एक मोड़ काट कर मिलिट्री अस्पताल की ऊंची बिल्डिंग के पहलू वाली सड़क पर आ गई। अब इसकी रफ्तार मजीद कम हो गई थी। मैंने पुशाली के कंधे को जरा सा दबाते हुए कहा, पहले मैं उतरूंगा, तुम मेरे पीछे आओगी। पुशाली की आंखें चमक रही थी। इसने जवाब देने के बजाय अस्पात में सर हिला दिया। वैगन खास जगह पर पहुंचकर साकित हो गई। खलील ने सरगोशी में कहा, मेन हॉल का ढकना वैगन के नीचे है। तुम लोग उतर कर जल्दी से वैगन के नीचे चले जाओ। मैं वैगन का बोनट उठाकर ये जाहिर करूंगा कि जैसे वैगन का इंजन फेल हो गया है। मैंने पुशाली को मुतवज्जा करते हुए कहा, ओके। इसके साथ ही मैंने बड़ी एहतियात से वैगन का भी दरवाज़ा खोला और सड़क पर लीन गया। पुशाली ने मेरी तकलीद की थी। लोहे का हुक मैंने हाथ में थाम रखा था। हमें बाहरी सड़क पर खलील भाई की अगली खिड़की खोल कर नीचे उतरने और फिर वैगन का बोनट उठाने की आवाज़ आई। हमने अपना काम शुरू कर दिया। मेन हॉल के आहिनी ढक्कन के दोनों जानिब कुंडे बने हुए थे। एक कुंडे में पुशाली ने और दूसरे कुंडे में मैंने लोहे का हुक फंसाकर ऊपर की तरफ खींचा। थोड़ी सी जोर आजमाई के बाद मेन हॉल के ढक्कन को एक तरफ से उठाने में कामयाब हो गए। गटर में से नागवार बू का एक झोंका हमारे चेहरों को छूकर गुजर गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे ताज़ा हवा का झोंका भी महसूस हुआ। ताज़ा हवा का शायद हंगामी हालात के लिए बंदोबस्त किया गया था। ढक्कन को ऊपर उठाकर लोहे की सलाख के सहारे खड़ा कर दिया गया। दूसरी आईनी सलाख मैंने अपने हाथ में ले ली। मेन हॉल में अब इतनी जगह बन गई थी कि हम नीचे उतर सकते थे। नीचे अंधेरा था, मगर लोहे की सीढ़ी टटोलने से मिल गई। सबसे पहले मेन हॉल में मैं उतरा। पुशाली ने नीचे उतरने से पहले मेन हॉल के ढक्कन को नीचे गिराते वक्त इसमें आहिनी सलाख इस तरह फंसा दी कि बाहर से मेन हॉल का ढक्कन रात के वक्त ढका हुआ लगता, लेकिन वापसी पर हम आहिनी सलाख को हटाकर इसे आसानी से उठा सकते थे। गटर अंदर से काफ़ी कुशादा था। बीच में गंदे पानी की एक छोटी सी नाली बह रही थी और दोनों जानिब फुटपाथ बने हुए थे। आगे कहीं कोई 60 वोल्ट का बल्ब रोशन था, जिसकी धुंधली रोशनी में हमें गटर की दीवार पर लगे हुए बिजली के मोटे मोटे तार साफ नजर आ रहे थे। हमने दीवार के साथ लगकर आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। गटर थोड़ी दूर चलने के बाद एक तरफ घूम गया। यहाँ मोड़ पर छत के साथ कमज़ोर सा बल्ब रोशन था।
कैप्टन ने मुझे जितने कदम गटर के अंदर चलने को कहा था, जब मैं इतने कदम चल चुका तो रुक गया। मैंने पोशाली की तरफ देखा। इसने छत की तरफ इशारा किया जहां चंद कदम के फासले पर मुझे लोहे का जीना ऊपर को जाता नजर आया। ये जीना दीवार में पेवस्त था। यही वो मेन हॉल था जो मुर्दा खाने के अकब में जाकर निकलता था। ऊपर अंधेरा था। मैंने लोहे की सलाख पतलून से निकाल कर हाथ में ले ली और पोशाली के कान के करीब मुँह ले जाकर कहा, मैं पहले बाहर निकलूंगा। जब आहिस्ता से 3 बार ठक ठक करूं तो तुम भी ऊपर आ जाना। ये कहकर मैं लोहे का छोटा सा जीना चढ़कर मेन हॉल के बंद ढक्कन के नीचे आ गया और लोहे की सलाख से ढक्कन को एक तरफ से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। मुझे दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन बिलाखिर मैं मेन हॉल के ढक्कन को एक तरफ उठाने में कामयाब हो गया। इस काम में मुझे पूरे 10 मिनट लग गए, लेकिन मैं एक आदमी के गुजरने का रास्ता बनाने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।